आज संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। आज हम सीनेट के संगठन और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1787 में आयोजित किया गया, उस सम्मेलन में विचार विमर्श के बाद संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों दोनों के बीच इस संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ, जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका है, जिसका कांग्रेस कहते हैं, कि निम्न सदन जो प्रतिनिधि सभा है का निर्माण जनसंख्या के आधार पर होगा, कि जो प्रतिनिधि सभा है उसके सदस्यों का संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। और लेकिन जो कांग्रेस का उच्च सदन है, सीनेट है, के निर्माण के में इकाइयों जो राज्य हैं कि समानता के सिद्धांत को अपनाया जाए। इसमें समानता के सिद्धांत को अपनाया गया, अर्थात छोटी व बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए, समान प्रतिनिधित्व की बात की गई। अब अमेरिकी कांग्रेस जो सीनेट है उसके देखें तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है, जिसे उच्च सदन भी कहते हैं। सीनेट अमेरिकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है और संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था कि सीनेट केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं होगा, वह कांग्रेस का एक समस्तरीय सदन होगा, अर्थात उसकी शक्तियां व्यापक होंगी और वह प्रतिनिधि सभा से कम शक्तिशाली नहीं होगा, बल्कि वह समूची संघीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होगी। और इसी उद्देश्य से उन्होंने सीनेट को महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शक्तियां प्रदान की। अब देखें तो वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को, चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा हो, सीनेट के लिए 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है और संविधान के अनुसार किसी भी राज्य को उसकी स्वीकृति के बिना समान प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। कि अमेरिका में 50 राज्य और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य भेजने का प्रावधान है। देखें तो सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है। प्रारंभ में, शुरुआत में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया, उस समय सीनेट की सदस्यों की संख्या 26 थी, क्योंकि 13 राज्य थे और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था, इसलिए सदस्यों की संख्या 26 थी। लेकिन अब अमेरिका के संघ में 50 राज्य हैं और सीनेट की सदस्य संख्या 100 हो गई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा जाता है। और देखें तो सीनेट के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में चर्चा करें तो सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जैसे वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसकी 30 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष से नागरिक हो और वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ये उनकी योग्यताओं की बात की गई है। और देखें तो सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। सीनेट एक स्थायी सदन है और सीनेटरों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, लेकिन उनका 1/3 भाग प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं, कि जिसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके जगह पर नए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सीनेट स्थायी सदन होने के कारण कभी इसे विघटन नहीं हो सकता।
क्योंकि ये स्थायी सदन है और जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, होने वाले सदस्य दोबारा चुने जा सकते हैं, वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। और इस प्रकार सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कि सीनेट के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। वे ही मतदाता सीनेट के सदस्यों का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अर्थात देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है और प्रत्येक सीनेटर का सदन में एक वोट होता है। यदि सीनेट में कोई स्थान खाली हो जाए तो जिस राज्य से स्थान खाली हुआ है वहाँ का गवर्नर चुनाव के लिए आदेश पत्र जारी करे। अब देखें सीनेट की गणपूर्ति, तो सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक है। ये उसकी गणपूर्ति तभी मानी जाएगी। और जो सीनेट के सदस्यों के वेतन मिलता है, उनके भत्ते मिलते हैं और उनको विशेष अधिकार भी है। और कांग्रेस के दोनों सदनों का वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार समान है। इन्हें वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें भत्ते ही मिलते हैं। उन्हें निःशुल्क कार सेवा, टेलीफोन सेवा, चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हैं और सदस्यों को भाषण देने की स्वतंत्रता भी प्राप्त है। और सदन में दिए गए उनके जो भाषण के आधार पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये उन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त है। और सीनेट के जो अधिवेशन है उसके बारे में देखें तो 20वें संविधान संशोधन 1933 के अनुसार सीनेट का अधिवेशन 3 जनवरी को दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ प्रारंभ होता है और दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कांग्रेस के दोनों सदन अधिवेशन के स्थगन या समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करते। लेकिन यदि कांग्रेस के दोनों सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा में अधिवेशन स्थगन को तिथि पर मतभेद पैदा हो जाए, मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति स्थगन की तिथि निश्चित करता ये व्यवस्था की गई है और सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई माह में समाप्त हो जाता है। अब देखें तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति सीनेट का सदस्य नहीं होता है, वह सभापति के सभी सामान्य कर्तव्यों का पालन करता है और लेकिन इसी क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से थोड़ी कम है। अब देखें कि सीनेट की शक्तियाँ एवं कार्य, कि सीनेट की कौन कौन शक्तियाँ हैं, कौन कौन से कार्य हैं। तो अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, बड़ी व्यापक हैं और वह संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। अगर तुलना करें द्वितीय सदनों की तो अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है और उसके पास जो शक्तियाँ हैं उसको अनेक शक्तियाँ हैं, विधायी शक्ति, कार्यपालक शक्ति, न्यायिक शक्ति। तो देखें कि विधायी शक्तियों के बारे में अध्ययन करें सीनेट की, तो सीनेट की मूल शक्तियाँ व्यवस्थापन संबंधी हैं। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट समान हैं, समान पदी मानी गई है विधायी शक्तियों के क्षेत्र में और उनके अधिकार समान हैं, कानून निर्माण शक्तियाँ समान हैं। और सीनेट की कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विवेचन हम देखें, अध्ययन करें तो साधारण विधेयक, संवैधानिक विधेयक और वित्तीय विधेयक के संबंध में अध्ययन करेंगे कि साधारण विधेयकों के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अर्थात जो साधारण विधेयक होते हैं उसके बारे में सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और अब वे तब तक पारित नहीं समझे जाते जब तक कि दोनों सदन उसे स्वीकार न करते। अर्थात साधारण विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब उसे कांग्रेस के दोनों सदन स्वीकार कर लें, दोनों सदनों से पास कर लें। और संवैधानिक विधेयकों के संबंध में भी दोनों की स्थिति
पूर्णतः समान है। कांग्रेस के दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संवैधानिक संशोधन विधेयक के बारे में स्थिति समान है, समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और ऐसा प्रत्येक विधेयक पारित समझे जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे दोनों सदन अपने अपने 2/3 बहुमत से पारित कर दें। और वित्तीय विधेयक के बारे में देखें तो संविधान के अनुसार वित्त विधेयक सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कि जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले कांग्रेस के जो सदन है प्रतिनिधि सभा उसमें प्रस्तुत किया जाता है, सीनेट में नहीं। लेकिन संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयक में अन्य विधेयकों की भांति अन्य विधेयकों की तरह संशोधन कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। और वित्त विधेयक तभी पारित समझा जाएगा जब कांग्रेस के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट उसे स्वीकृति प्रदान कर दें। तो ये देखा कि ये विधायी शक्ति। अब कार्यपालिका शक्तियों के बारे में देखें तो कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की शक्तियाँ हैं वो प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा हैं, अधिक हैं और तथा वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करती है। कौन? सीनेट। अब देखें तो उसकी कार्यपालिका शक्ति में नियुक्तियों का पुष्टिकरण कि सीनेट की जो सबसे प्रमुख कार्यपालिका शक्ति है वो है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टिकरण की है। इस पुष्टिकरण के लिए सीनेट के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सिर्फ सीनेट के परामर्श तथा स्वीकृति पर ही मंत्रियों, राजदूतों, न्यायाधीशों, सेना के अध्यक्षों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। इस शक्ति के द्वारा भी सीनेट राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखती है। अगली है विदेशों से साथ संधि या समझौते की शक्ति। कि कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति संधियों के विषय में है कि संधियों के संबंध में संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधि उस समय तक लागू नहीं समझी जाएंगी जब तक कि सीनेट उसे 2/3 बहुमत से स्वीकार न करे। सीनेट की यह शक्ति है कि जो भी विदेशों के साथ संधि या समझौते किए जाते हैं वो सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकार होनी चाहिए, तभी वो मानी जाएंगी। इसके अलावा देखें तो सीनेट की जो कार्यपालिका शक्ति युद्ध की घोषणा से संबंधित भी है कि संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। ये संविधान में व्यवस्था है कि युद्ध की जो घोषणा होगी वो कांग्रेस के द्वारा ही की जाएगी। सीनेट अपनी प्रथम 2 कार्यपालिका जो शक्ति हमने बताई कि एक तो थी नियुक्तियों का पुष्टिकरण और विदेशी राज्यों के साथ संधि समझौते की बात की कि शक्तियों का प्रयोग अकेले की करती है, किंतु इस जो शक्ति है युद्ध की घोषणा इसका प्रयोग उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर करना होता है। अगली शक्ति की बात करें सीनेट की तो सीनेट के पास विभिन्न विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने की शक्ति है, अर्थात उसे अन्वेषण की शक्ति प्राप्त और इस विषय में उसका जो निर्णय है सीनेट का वो अंतिम होता है और इस शक्ति के कारण सीनेट प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उसे न्यायिक शक्तियाँ भी हैं कि सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं जिसमें सबसे प्रमुख महाभियोग की जांच का अधिकार है और सीनेट के कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किए गए मतदान की गणना करती है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, अध्ययन किया कि सीनेट का किस प्रकार से उनका चयन होता है, उसका निर्वाचन होता है, उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। इस विषय के बारे में हमने आज अध्ययन